खराब व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े। क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए प्रधानमंत्री के आवास पर। नहीं, हम लोगों ने भी आज तय किया है कि आज यहाँ पर उनका स्वागत भी करेंगे ठीक से, आज तबीयत से इलाज भी करेंगे उनको और यहाँ से सीधा करके उनको भेजेंगे। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। तो मुद्दे की बात यह है कि क्या इस्तीफा ही समाधान है, क्योंकि जिस तरीके से संवादहीनता हो गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, दोनों अपनी अपनी बातों में अड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या इसका समाधान है? विपक्ष अड़ा हुआ है कि पहले उनका इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनका इस्तीफा हो, उसके बाद चर्चा हो। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, वो कह रही है आप किसी भी नियम के तहत चर्चा कर लीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष और खासकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा चर्चा नहीं होगी। खड़गे ने राज्यसभा में ऐलान किया और राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कह दिया कि जो छात्र हैं उनकी 3 मांगे हैं। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे छात्रों से, और तीसरा कि जिन लोगों ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है वो लोग अकाउंटेबल हों, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जब तक ऐसा नहीं होता है तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर के मामला अब बुरी तरीके से फंस गया है। हम थोड़ा आपको पीछे ले चलते हैं, बैकग्राउंड लेकर के चलेंगे। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, सीजीपी का शानदार प्रदर्शन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब 20 तारीख को संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो पहले दिन तो कांग्रेस ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई कि वो किन किन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरेगी। पूरे विपक्ष ने इसको लेकर के रणनीति बनाई, लेकिन करते करते फिर वो 2 पॉइंट पर आकर के बात अटक गई। एक था कि नीट को लेकर के, नीट के एग्ज़ाम को लेकर के जो आंदोलन चल रहा था वो उनका पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था राम मंदिर में चोरी का, चंदा चोरी का। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से दूसरे दिन, सदन के दूसरे दिन हंगामा हुआ और लाठी चार्ज हो गया, उसने इस आंदोलन को जंगल में आग की तरह फैला दिया और ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन गया। हम जम्मू कश्मीर की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें और बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, सब जगह, और उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ की बात करें, लखनऊ में भी ज़बरदस्त टकराव देखने को मिला। बिहार में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर आमने सामने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आए, वो युवा नजर आए। तो कुल मिलाकर के पूरे देश में ये सारा लेकिन इसी बीच हम एक आपको खबर बता देते हैं कि दिन में 1 बजे जो प्रदर्शन करना था वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, लेकिन फिल वक्त वो इस समय वो कांग्रेस के कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम वापस दिल्ली की तरफ चलेंगे। दिल्ली में जो हुआ, फिर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के फिर ये मामला, ये जो आंदोलन है छात्रों का, वो पूरे देश में फैल गया। और अब स्थिति ये है कि विपक्ष ने साफ कह दिया कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान का, वो चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा में शामिल नहीं होंगे। जबकि सरकार जो पहले दिन से कह रही थी कि हम वंदे मातरम गीत को लेकर के बिल लाएंगे, राज्यसभा में बिल लाएंगे, लेकिन वो बैकफुट पर चली गई और उसने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन अब विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं, वो कह रहा सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। तो क्या इस्तीफा ही समाधान है? ये सबसे बड़ा सवाल है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आज दिन भर क्या रहा, कैसी गतिविधियां रही, क्या कुछ लोगों ने कहा, अखिलेश ने क्या क्या कहा, राहुल ने क्या कहा, सत्ता पक्ष ने, किरण रिजिजू ने कहा, जरा हम सुनवा देते हैं आपको, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है
कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है, राज्यसभा में उन्होंने साफ कर दिया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, नियम 267 के तहत चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले इस्तीफा देना होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, उसके बाद ही ये अच्छी तरीके से, स्वच्छ तरीके से, साफ तरीके से इस पर बहस हो सकती है। तो अब सवाल ये कि ये जो संवादहीनता हो गई है दोनों के बीच में, क्या एक इस्तीफा ही इसका समाधान है? इस्तीफे से सब कुछ समाधान हो जाएगा? हालांकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसमें दो चीज़ें और जोड़ दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे और छात्रों से, और दूसरा चीज़ ये है कि जिन लोगों ने ये लड़कियों पर और बच्चों पर अत्याचार किया है, लाठीचार्ज किया है, उनको वो अकाउंटेबल हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हमारे साथ में तमाम पैनल के साथी जुड़ चुके हैं, ज़रा हम उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ संत प्रकाश जाटव जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत है संत प्रकाश जी। अभिषेक सिंह जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राकेश अहिर जी, आपका खैर मकदम है। और संजीव निगम भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और इन सबसे इतर हमारे साथ में आज बहुत वरिष्ठ पत्रकार रतन मनी लाल जी जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। रतन जी के बारे में आपको बता दें कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया में लंबे समय तक रहे और अंग्रेजी के ज़बरदस्त ज्ञाता हैं, उनसे अंग्रेजी सीखने के लिए दिल्ली से लोग आया करते थे उस समय, और हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर भी रहे हैं, लंबा कैरियर रहा है उनका। सर आपका भी बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले संत प्रकाश जाटव जी के पास चलें। जाटव जी बताइए, संत प्रकाश जी बताइए कि ये तो अब कैसे मामला बनेगा? 3 दिन संसद के शीतकालीन सत्र के भेंट चढ़ गए इसी हंगामे के, हल कैसे निकलेगा इसका? देखिए, जिस तरीके से सीजेपी ने नीट परीक्षा के मसले पर धरना दिया दिल्ली में, उसके बाद आपने देखा कि नीट की परीक्षा भी हो गई। सरकार ने तमाम वो प्रयास किए हवाई जहाजों से वो किसी प्रकार की वो चोरी ना हो, शरारत ना हो, वो परीक्षा स्थल तक जो है वायुसेना को ध्यान में रख करके उसको इस्तेमाल करके परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचाए। हर तरीके के प्रयास किए,
और आगे भी ये इस प्रकार के लीक, पेपर लीक होने के मसले ना हो, इस पर भी सरकार जो है पूरी तरीके से चिंता कर रही है। और मैं कल देख रहा था धर्मेंद्र प्रधान जी का कि आने वाले दिनों में अब ये सारे जो पेपर हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से होंगे, ऐसा भी उन्होंने कल कुछ जानकारी दी। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और ये पक्की बात है कि पेपर लीक हो रहे थे और केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने से पहले नहीं, कांग्रेस के समय में भी हो रहे थे और उससे पहले भी। और आपको मैं बताऊं 1991 में भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब नकल के विरोध में विधेयक लेके आए थे ताकि जो है नकल ना हो। शांत प्रकाश जी, अगर हम आज इसी चर्चा पर रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। इसका हल कैसे निकलेगा ये बता दीजिए। गतिहीनता, गतिरोध बना हुआ है जी। सुने विषय को भटकाए नहीं ना। तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने वो विधेयक जो है वो रद्द कर दिया। यानी जिन्होंने नकल रोकने का जो कानून बना उसको खत्म किया और आज वही नकल के ऊपर जो राजनीति कर रहे। मेरा कहने का स्पष्ट है कि ये जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। मगर एक जो ट्यूशन माफिया जो है उनके द्वारा ये क्रम चला आ रहा था, तमाम तरीके के प्रयास जो है ना वो कर रहे थे नकल के इसके मामले में। उस पर आज धर्मेंद्र प्रधान जी अगर रोक लगा रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं और जहां पर भी कहीं गुंजाइश दिखाई देती है या कहीं दिखाई देता है कि नकल हुई है वहां पर वो तुरंत उसको रद्द कर रहे हैं। तो यहाँ अगर कोई चीज ठीक हो रही है उस पर आप राजनीति कर रहे हैं, चलो राजनीति करो बेशक से। कल राहुल गांधी जी ने जिस वक्त प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना दिया वहां पर जितेंद्र जी हमारे जो है ठीक है संत प्रकाश जी वो पहुंचे और उन्होंने जब जाकर के कहा कि आपकी सारी मांग मानने के लिए तैयार है, आप उस वक्त में मुकर गए। आपने क्या कहा कि हम इस विषय पर बात करना चाहते हैं जी, उनकी बात मान ली। उसके थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है, मुझे तो इस्तीफा चाहिए। अब आप इस्तीफा मांग रहे हैं, ठीक है। यानी आप किसी मसले का समाधान नहीं, ठीक है, बल्कि आप हम आपसे संत प्रकाश जी बार बार एक ही चीज मांग रहे थे कि कैसे इसका समाधान निकलेगा, उस पर आपने कुछ नहीं बोला। हम जरा आगे का रुख करेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलेंगे। प्रभिषेक सिंह जी बताइए भाई, ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? संसद का शीतकालीन सत्र कैसे चलेगा? आप तो लगातार अपनी जो मांगों की फहरिस्त है वो लंबी करते जा रहे हैं। पहले कह रहे थे चर्चा कीजिए, चर्चा पर सरकार तैयार हो गई तो आप कह रहे हैं इस्तीफा दीजिए। अब इस्तीफे के बाद फिर उसके बाद राहुल गांधी जी ने 2 और जोड़ दिया उसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे और उसके बाद जो जिन्होंने लाठीचार्ज किया उन पर एक्शन हो। तो ये लिस्ट कहां रुकेगी जाकर के? लिस्ट तो रुकी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और झूठ एक ही पर्यायवाची हैं, तो एक ही शब्द है दोनों। तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ नहीं बोलेगी और धोखा नहीं देगी तो भारतीय जनता पार्टी का असली रूप किसी के सामने नहीं आ पाएगा। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि जब कोई नेता या कुछ लोग, कोई भीड़ अगर किसी धरने में बैठते हैं तो पहले उनको समझना पड़ेगा, उनकी बात समझनी पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई एक नेता गया, उनसे बात की, उन्होंने क्या बात सुन के वो तुरंत वहां से यूटर्न मार के वापस आ जाते हैं। उनकी पूरी बात ही नहीं सुनी, उन्हें क्या, उनकी मांगे क्या है, पूरी बात खत्म होने दीजिए। वहां पे छात्र जब बैठे हुए हैं 20 दिन से वहां पे, उसके बाद वो लोग संसद की तरफ पूछ किया उन्होंने, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी? तभी कोई मिल लेता जाके। दूसरी बात, राहुल जी ने जब देखा इस तरह से बर्बरता व्यवहार किया गया है बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, गलत तरीके से महिलाओं के साथ अभद्र काम किया गया है, डंडों से मारा गया है, वहां पे दाढ़ी वाले और चप्पल वाले कौन से पुलिस वाले थे, ये कोई जवाब दे सकता है क्या? समझ में नहीं आया किसी को भी। कोई भी सारी मीडिया तो सो रही थी, कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया वाले दिखा रहे थे, शायद आपके चैनल में भी कुछ कवरेज की होगी, लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि ये कोई पता है कि वहां पे सादी वर्दी में चप्पल पहने, दाढ़ी बड़ी बड़ी रखे और बड़े बड़े बाल रखे कौन से पुलिस वाले होते हैं? वो किस फोर्स के हैं? जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरी जानकारी है, भारतीय
संविधान में किसी भी संविधान में तो खैर पता नहीं क्या है नहीं वो अदरवाइज, लेकिन किसी भी फोर्स के व्यक्ति को, किसी भी फोर्स के सिपाही को दाढ़ी मूछ रखना, मूछ चल सकती, दाढ़ी रखना अलाउड नहीं है। और चप्पल पहन के और सादी वर्दी में डंडा लेके आप हमें ये बता दीजिए इस चीज के विरोध में हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी के आवास के बाहर उन्होंने धरना दिया था, वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे। वो हमारे संविधान के अंदर है, लोकतंत्र में हर एक इंसान को अधिकार है। नहीं वो सब ठीक बात है। एक उनको निकाला गया। जल्दी से सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये गतिरोध समाप्त कैसे होगा। प्रभुशेख सिंह जी, सारी बात आपकी ठीक है, लेकिन जल्दी से ये बता दीजिए कि ये गतिरोध समाप्त कैसे होगा। गतिरोध वही है जैसे हमारे नेता ने कहा है कि प्रधान जी इस्तीफा देंगे, मोदी जी माफी मांगेंगे, और हमारे अमित शाह जी को पता नहीं अभी इनको क्या करना पड़ेगा। इन्होंने जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया है, बच्चों के ऊपर बर्बरता से पेश आए हैं, इसके लिए देश उनको क्या सजा देने वाला है इनको देखना है। हमारी तो मांग वो भी माफी मांगे, इस्तीफा देते तो बहुत ही बढ़िया। चलिए, उनका समय हो चुका है। चलिए ठीक है, अब जनता आ गई है। ठीक है, ठीक है। अब बने रहिए, राकेश अहिर जी के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राकेश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। ये कैसे खत्म होगा? अखिलेश जी तो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संसद का शीतकालीन सत्र फिर से हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, और ये जो गतिरोध बन गया है ये खत्म कैसे होगा? संवादहीनता बन गई है। ये शांत प्रकाश जी को मैं सुन रहा था, ये कह रहे थे कि सरकार सारी मांग विपक्ष की मांग रही है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब सारी मांगे वो मांग रही हैं, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं हुआ? और जो एजेंसियां जो नीट परीक्षा का जिम्मा जिनको सौंपा गया था, उनपे अभी तक उनको कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बड़े अफसरों पे क्यों कार्रवाई नहीं की गई? आप बताइए, इस देश के नौजवान नागरिकों पे प्लेट गन से 100 जगह छेद कर दिया गया, पूरे शरीर को छलनी कर दिया गया नौजवानों का। क्या ये छात्र नौजवान इस देश के नागरिक नहीं है? प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना इसलिए लेकर ये लोग बताते थे कि बेटियों के कपड़े फाड़े जाएंगे, और इनकी पुलिस इतनी बर्बरता पूर्वक छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करेगी। अगर वो शांतिपूर्ण अपनी मांग को अगर कह रहे थे, कौन बताइए इस देश में अपने बच्चे की भविष्य के लिए अपने बाप और उसके परिजन आहत नहीं होंगे? 150 से ज्यादा पेपर इस देश में 10 सालों में लीक हो गया। इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पहले शिक्षा मंत्री का तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए था, मगर इनमें नैतिकता बची नहीं है। इस बात का प्रदर्शन ये केवल कर रहे हैं कि हम विपक्ष से सदन में सवाल करना चाहते हैं, इस बहस हो। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि बहस तब होना चाहिए, पहले ये शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करते, और बर्खास्त करने के बाद ये जितने भी छात्र पे बर्बरता करने वाले जितने पुलिस लोग हैं, जितने कर्मचारी हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी तक ये कार्रवाई किसी पे किए नहीं, ये सिर्फ कह रहे थे कि वायु सेना। बताइए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार देश की फौज जो है परीक्षा करा रही, पेपर करा रही। इनको तो शर्म आना चाहिए कि देश की फौज जब परीक्षा और पेपर कराए तो फिर ऐसी संस्था को बंद कर देना चाहिए। परीक्षा की जिम्मेदारी भी फौज को दे देना चाहिए। फिर ये संस्थाओं में क्या मतलब है? शिक्षा मंत्रालय खत्म कर देना चाहिए। वैसे भी ये लगातार 78 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दिए, प्रतिदिन 10 स्कूल बंद कर रहे हैं, प्रतिदिन 950 पाठ्यक्रम बंद कर दिए। आप सोचिए कि ये वही लोग हैं कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया, और पूरा देश आज बर्बादी के कगार पे खड़ा है। और ये नौजवान इनसे जब पूछ रहा है और मांग कर रहा है, तो इनके 56 इंच के सीना लिए प्रधानमंत्री जी वो सवाल नहीं सुन पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जवाब क्या दूं। जिस नौजवानों को 14 में सपना दिखाया गया था कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा जी, आज उनकी नौकरी तो मिल नहीं रही है, उनकी ठीक से पेपर नहीं करा पा रही है सरकार। ठीक है, ठीक है राकेश जी, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। सवाल ये भी कि आपने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, ये गलत बात है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल होती है, और जो करंट वाला लाठी थी उसका भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये भी कहाँ तक उचित है कि आरपीएफ के एक मैन को लिंचिंग करने की नौबत तक आ जाए? इस पर जवाब आपसे लूंगा। इस बीच हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, संघ विचारक हैं शैलेंद्र जी। आपका, शैलेंद्र शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नहीं, शरण प्रकाश यादव जी वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो वीडियो दिखा रहे हैं, वो आप अपनी बात रखते रहिए, लेकिन हम जरा
बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, रतन मणि लाल जी के पास चलेंगे। सर ये बताइए, ये जो गतिरोध है कैसे खत्म होगा? संसद का शीतकालीन सत्र आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आपको लगता है कि कैसे ये कहां मामला जाकर के रुकेगा? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम लोग को यह समझनी चाहिए कि देश में किसी भी तरह की समस्या का समाधान निकालने के जो तरीके हैं, क्या उन तरीकों पे समाज के हर वर्ग को भरोसा है या नहीं जी। चाहे वो नीट का पेपर लीक होता हो या कोई भी परीक्षा का पेपर लीक होता हो, चाहे सड़क पे अगर अराजकता फैली है तो उसको रोकने की कोशिश हो, चाहे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो, तो हर सिचुएशन से डील करने का एक तरीका है जो कि हमारे कानून में है, और कानून जो है वो संविधान से बन के निकला है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि समस्याओं के समाधान के लिए जो उपलब्ध जरिए हैं उन पे हमें भरोसा है कि नहीं जी। सत्ता पक्ष हमेशा यही कहेगा कि हाँ हमें भरोसा है, हम उसी रास्ते से बात करना चाहते हैं, लेकिन जो विपक्ष का जो एक नजरिया है वो ये है कि चूंकि उन्हें सत्ता पक्ष की किसी भी बात पे भरोसा नहीं है, इसीलिए वे समस्या का समाधान दूसरे तरीके से या अपने तरीकों से करना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि इतने सालों से उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं मिला या उनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो आज प्रदीप जी जो आप टकराव की बात कर रहे हैं, वो टकराव इन्हीं दोनों सोच के बीच में है कि एक बहुत बड़ी क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, कि दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है जी। और जिस तरह का ये आंदोलन छात्रों का या छात्रों के साथ जो भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ का शुरू हुआ है, तो उनको भी ये देखना होगा कि क्या उनका जो मूवमेंट है वो शुरुआती दौर में ही क्या पूरी तरह से राजनीतिक था, क्या उनका जो नजरिया है वो वही होना था जो कि अंत में विपक्षी दलों का होना था, क्या उनका शुरू का मूवमेंट विपक्षी दलों द्वारा प्रायोजित था या बाद में विपक्षी दल उससे जुड़ गए। जहां तक मुझे याद पड़ता है, आज से 28-30 दिन पहले जब सीजेपी के नेता विदेश से आए थे, तब उनके साथ कोई राजनीतिक दल नहीं था और उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि उनका ये मूवमेंट राजनीतिक नहीं है, छात्रों को हित कर लेके शुरू किया गया है। और मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल भी इस आंदोलन से अपने आप को अलग करके चल रहे थे और कई राजनीतिक दलों ने तो साफ तौर पे कहा भी था कि हमारे कार्यकर्ता उससे नहीं जुड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे ये मूवमेंट मजबूत होता गया और गंभीर होता गया, राजनीतिक दलों को ये लगा कि इससे जुड़ के वे सत्ता पक्ष पे एक बड़ा प्रहार कर सकते हैं। तो आज का जो कन्फ्रंटेशन है, आज का जो गतिरोध है, उसको सबसे पहले तो राजनीतिक नजरिए से अगर देखना है तो ये तय करना पड़ेगा कि इसका हल क्या राजनीतिक दल आपस में बैठ के निकालेंगे या जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो छात्रों के संगठन हो, चाहे वो ग्रुप हो जिसने ये सबसे पहले आंदोलन शुरू किया था, क्या उनको सामने आना चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये थोड़ा स्पष्टीकरण की जरूरत है प्रदीप जी, कि पॉलिटिकल पार्टियों की मांगों के अलावा जिन लोगों का ये आंदोलन शुरुआती दिनों से है, उनकी मांगे क्या हैं, क्या उनके पक्ष की ओर से भी आपके यहाँ कोई उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। उनकी तरफ से हम लोगों ने कोशिश किया था, राजनीतिक नहीं था जी, हमने उनकी तरफ से भी हम लोगों ने कोशिश किया था, लेकिन चूंकि वहां पर नेट बंद है तो वो बेचारे वहां बैठ नहीं पा रहे, इसलिए वो हमारे साथ उपलब्ध नहीं है जी। लेकिन हम समझे आएंगे पर आपके पास समझ रहा हूँ इस बात जी जी। ये आपने बहुत मौजूद बात कही है, यही कहना था जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात रख लीजिए सर जी। आप मैं ये कह रहा था कि देखिए, अगर इसको केवल हम सीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी जो डिमांड थी वो नीट की परीक्षा को लेकर की थी, और उसके बाद ये था कि जो परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं उनके ऊपर एक प्रॉपर एक्शन लिया जाए और मंत्री इस्तीफा दें। लेकिन अब उसके साथ जो तमाम सारी चीजें और जुड़ रही हैं वो बाद में आए हुए पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये आंदोलन शुरुआती दौर से ही राजनीतिक नहीं था। बिल्कुल नहीं, इसको आ रहा हूँ संजीव जी, आप ही के पास आऊंगा। इस आंदोलन को अराजनीतिक दिखाने की, जताने की कोशिश की गई, जैसा तो आप भी बता रहे हैं,
लेकिन दरअसल बाद में जो खुलासे हुए वो लगा कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक ही था। आम आदमी पार्टी उसके पीछे कहीं ना कहीं खड़ी थी। आप ही के पास आ रहे संजीव जी, दो चीजें हैं, आपको दो चीजों का जवाब देना। एक, ये गतिरोध कैसे टूटेगा जिस तरह से डिमांड रखी गई है। दूसरा सवाल आपसे ये भी कि आपके नेता संजय सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है। मोदी जी ने ही राहुल गांधी को बुलाया था वहां धरना प्रदर्शन करने के लिए अपने घर के सामने। प्रदीप जी, मैं काफी हद तक सहमत हूं। अभी जो मणिलाल जी ने बात कही, बहुत लॉजिकल बात कही, तर्कपूर्वक बात। रतन मणिलाल जी हैं जी। हाँ, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात रखी। शुरू में जो सीजेपी थी, एक ग्रुप था, इसने पूरा मौका दिया सरकार को। 20 जून को ये लोग बैठे थे, 28 जून को सोनम वांगचुक जी आए, तो पूरे एक हफ्ते सरकार ने उनकी कोई सुध लेने का सोचा ही नहीं। जब 28 जून को सोनम वांगचुक साहब आ गए और उनके भी लगभग 20 दिन हो गए, सरकार ने कोई सुध ली नहीं। कहां विपक्षी दल उनके पास थे? किसी भी आप जाओगे नहीं, आप जाओगे नहीं और कोई दूसरा जाता है। विपक्षी दल भी भारत के रहने वाले लोग हैं, हमारा फर्ज है कि सरकार नहीं तो हम जाकर के जो भी अपनी क्षमता से उनको राहत दे सकते हैं वो गए। और ये सरकार का तो मानना है कि हम न तो समस्याओं को पालते हैं, न समस्याओं को टालते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसी सोच की सरकार, इसका मतलब है जानबूझ करके। जो संजय सिंह जी ने कल बात की, उसमें कोई गलत बात नहीं। प्रधानमंत्री के घर के सामने से अगर एक कार जा रही होती है और रफ्तार में धीमी भी हो जाती है, तो वहां पर भी कार की रफ्तार धीमी कैसी निकल जाइए। तो ये राहुल गांधी जी अगर यहां आते, ये जंतर मंतर पर आते, अच्छी बात थी, सब लोग स्वागत करते। एक आपने एक अलग कॉर्नर बना लिया, तो कैसे बना लिया? कैसे वहां पर सारे जो मेन स्ट्रीम का मीडिया पे तो वहां पर पहुंच गया। वहां पर जाने की अनुमति नहीं है, उसके आसपास दूर दराज से तो कैसे इकट्ठा हो गया? बिगा अगर उनकी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं होता सरकार की तरफ से कि उनको मौका नहीं दिया गया होता। संजय सिंह जी ने बिल्कुल सही बात कही है, ठीक है, कोई गलत बात नहीं कही है। संजय सिंह जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है। आ रहा हूं आपके पास भी आऊंगा, अब समय कम है, जरा शैलेंद्र जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आपके पास एक दो सवाल छोड़ जाता हूं, उसके जवाब तैयार रखिएगा, जवाब लूंगा। सवाल यह कि क्या हर राजनीतिक पार्टी इसको भुलाना चाहती है, छात्रों के आंदोलन को? आप चाहते हैं कि आप इसका क्रेडिट ले, कांग्रेस चाहती है कि वो इसका क्रेडिट ले, और इसके पीछे कहीं पंजाब का चुनाव तो नहीं है? इस पर आप जवाब तैयार रखेगा, आएंगे। शैलेंद्र जी, आपके पास आते हुए आप बताइए आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे, कैसे टूटेगा संसद का ये गतिरोध? देखिए, संसद में अगर गतिरोध तोड़ने की बात होती तो वो तो इससे पहले इतिहास में कोई पहला अवसर नहीं है जब पार्लियामेंट में किसी विषय को लेकर के विपक्ष द्वारा पार्लियामेंट में बहिष्कार किया जा रहा है, मीटिंग का बहिष्कार हो रहा है, सदन में हंगामा हो रहा है, कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। ये होता रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वैसे भी प्रदेशों की विधानसभाओं में या देश की लोकसभा में जब हाउस में पहला दिन होता है तो विपक्ष का ये पूरा प्रयास रहता है जी है कि वो इस प्रकार का हंगामा करे कि पहले दिन कार्यवाही स्थगित हो जाए, और जिससे मीडिया में, प्रिंट मीडिया में छपे कि सरकार को उन्होंने जो है नहीं ये सब बात ठीक है, लेकिन अब जो गतिरोध बना वो गतिरोध टूटेगा कैसे? 3 दिन हो गए सर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रहता है जी। लेकिन गतिरोध तोड़ने की बजाय अगर गतिरोध तोड़ने के बजाय लोग उस संसद को ही तोड़ने पर आमादा हो जाएं। आपको अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना था, आप अगर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आपके अगर प्रतिनिधिमंडल से 2 सदस्यों को केंद्र सरकार ने बातचीत करने के लिए आमंत्रित कर रखा था, तो 20 दिन बाद किया ना, बिल्कुल अराजकतापूर्ण 20 दिन तक आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पर, कोई सुध लेने ही नहीं गया। संजीव निगम बता रहे हैं, सोनम वांगचुक 20 दिन से बैठे थे, कोई पूछने नहीं गया। बात ये नहीं है कि उनसे पूछने गया या नहीं गया, बात ये है कि हम सभी ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि परसों जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई। ये तो पहले से ही नारा था, वो वहां पर बात करने जा रहे थे नहीं जा रहे थे उसकी तो बात छोड़ दीजिए, वो तो पहले से नारा था कि हम 20 तारीख को पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। उसमें वांगचुक जी को पकड़ने का, उनसे वार्ता होने का तो कोई विषय नहीं था। अरे भाई, कोई हल तो निकालना था ना शैलेंद्र जी। पहला सेशन का जब अगर कोई ऐलान करता है तो सरकार को उसकी तैयारी करनी चाहिए थी ना, जाके बात करना चाहिए था। सरकार बात करने क्यों नहीं गई? सरकार बात करने नहीं गई या सरकार से बातचीत करने के लिए उन लोगों ने अपना प्रयास क्या किया? एक बात बताइए, इस देश में क्या
ऐसी व्यवस्था होगी कि आप अगर आंदोलन करेंगे और उसके बाद में एक मंत्री का इस्तीफा हो गया तो फिर अब ये वो समय नहीं है कि यहाँ पर आप किसी भी विषय के लिए अगर इस्तीफा ले लेंगे तो वो मंत्री उसको तो नए मंत्री के आते ही वो समस्या समाप्त हो जाएगी। समस्या कहीं और है। आप एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, आप 10 मंत्रियों का इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन आप सिस्टम को फुल प्रूफ अगर नहीं बनाएंगे तो इस्तीफा लेने से आपकी ग्रीवांसेस का शैलेंद्र जी, अगर एक बार गलती हो, 2 बार गलती हो तो उसको गलती कह सकते हैं, अगर बार बार गलती हो तो उसको आप क्या कहेंगे? 10 साल में 152 बार पेपर अगर लीक हो तो उसको आप क्या कहेंगे? और खुद पेपर सेटर जो पेपर सेट करते हैं वही पेपर लीक कर रहे हैं, और ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। वाले जो पेपर सेट करने वाले लोग पेपर लीक कर रहे होंगे, उनके सामने कानून की जो व्यवस्था होगी उस आधार पर उनको ग्रिल किया होगा, उनको जेल भेजा गया होगा, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई होगी। लेकिन पहली व्यवस्था तो यही है कि अगर हमारे आपके घर में जो सिस्टम हमारे साथ में है, जो हायरार्की में लोग बैठे, हमें उसी से काम करना है। हम बिना किसी को परीक्षा नियम मत तोड़िए, सिस्टम में कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको धर्मेंद्र प्रधान जी या इस देश के प्रधानमंत्री तो अपने साथ लेकर के आए नहीं, वो तो सिस्टम में उनको मिला था। जो यहाँ पर लोग कार्य कर रहे हैं वो लोग उसी प्रोफाइल में अपना आगे बढ़ रहे हैं। अगर उन्होंने जाकर के उस सिस्टम को अगर हमारे सिस्टम में काम करने वाले को अगर डिफाई कर दे, ठीक है सैलेंद्र जी, आपकी बात हो गई, आपके पास आएंगे, चोरी करवाने लगे तो ठीक है सैलेंद्र जी, रुकिए, संजीव जी आप भी रुकिए भाई, आपके पास आ रहा हूं जी। ठीक है सैलेंद्र जी, आप प्रवेश सिंह आप ही के पास आ रहा हूं। सवाल ये है कि क्या ये जो मामला चल रहा है इसको क्रेडिट लेने का श्रेय चल रहा है क्या? संजीव निगम कह रहे हैं कि ये आपकी और भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की मिली भगत थी जो राहुल गांधी ने धरना प्रदर्शन किया। दिल को बहलाने के लिए ये भाव अच्छा है, ये बात अच्छी है, ठीक है, वो बोलने का बढ़िया बात है, उनकी इच्छा वो बोल ही सकते हैं, वो बोलने लायक ही वो बच्चे, करने लायक उनकी पार्टी बची नहीं। आपके गठबंधन के साथी हैं भाई। खैर, दिल्ली में रहते हुए उनका पावर का पूरे, उनके सारे नेता दिल्ली में रहते हुए भी अगर इस जंतर मंतर के धरने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, उसके बावजूद अगर लाठी खाते वक्त बच्चों को आगे कर दिया गया तो इनकी जिम्मेदारी इनकी भी बनती है थोड़ी बहुत। रही बात शैलेंद्र जी की बात, थोड़ा सा पीछे से आप लोग सपोर्ट कर रहे थे, लाठी खिलवा दिया या छात्रों को, युवाओं को? हाँ जी, नहीं सुनाई नहीं पड़ा। संजीव निगम जी बताइए भाई। देखिए, मैंने क्या कहा, किसी पार्टी का ये आह्वान नहीं था बात कि आप लोग आइए। ये हर पार्टी की जिम्मेदारी थी, इंक्लूडिंग मैं तो कहता हूँ सत्ता पक्ष की पार्टी की, उसकी भी जिम्मेदारी थी कि भाई उनके साथ रहे। हम लोगों में से किसी गए, सब बच्चों के साथ में रहे, बराबर उनके हम जाकर के उसमें कोई आगे बन करके हमने अपने झंडे तरह कोई काम नहीं करना था, हम तो उनका सहयोग कर रहे थे। बच्चों को अगर सरकार पहले कर लेती, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों आपने मौका दिया? क्यों आप तो समझ रहे थे कि बच्चे उठ के चले जाएंगे, आपने रातों रात दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया और सुबह आपके पास आता हूं, सोनम वांगचुक को उठवा लिया, अस्पताल भेज दिया। बताइए प्रवेश सिंह जी, बताइए जल्दी से। जब वो बढ़ गया, जब सुनामी हो गई, तब आप वही बात तो मैं बोल रहा हूँ संजीव जी, वही बात तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी पार्टी का झंडा नहीं था तो किसी और पार्टी का भी झंडा नहीं था वहाँ पे, वो बच्चे कर रहे थे। हाँ, तो वो सीजेपी वाले कर रहे थे, और सीजेपी वालों के साथ कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी का सीधे जुड़ना वो गलत होता है, ये बात आप समझिए। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था राहुल गांधी को उनके घर के बाहर आके धरना प्रदर्शन दे, ऐसी खबर आपको मिलती कहाँ से है? ये कौन से चैनल में मिली है? आपको किस सूत्र से मिली, जरा बता सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। संसद की ओर बच्चे नहीं बढ़ सके, वहां पर कैसे राहुल गांधी का और इतने 100 सांसद को लेकर के वहां पहुंच गए, बताइए आप। अरे साहब, वो बच्चे नहीं थे, राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन है, उनके साथ पूरी की पूरी सांसदों की टीम थी, वो सारे नेता हैं, और बच्चों के साथ में अब आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री घर के सामने से किसी आम आदमी को जाने के लिए चेकिंग तो होगी। ये सांसद हैं, प्रधानमंत्री होने से पहले एक सांसद भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पैराशूट से नहीं आए, वो भी सांसद ही हैं, उनके साथ उस सदन में बैठने वाले लोग उनके घर के बाहर बैठे थे, तो उनको अधिकार है वहां बैठे रहने का। जी चलिए, दोनों की बात हो गई। जरा शांत प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूँ। शांत प्रकाश जी बताइए, क्या आपके लिए तो ये अच्छा है कि पूरा इंडिया गठबंधन आपस में ही सर फुटबॉल कर रहा है और दोनों लोग एक दूसरे के क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये 24 सर फुटबॉल की बात नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सीजेपी ने
वहां पर आंदोलन तैयार किया। जैसे ही आंदोलन गर्म हुआ, संजय सिंह जी ने आकर के उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और जैसे ही उन्होंने देखा कि संजय सिंह जी ने अपनी पूरी टीम ला करके कब्जा कर लिया है, सीजेपी वाले वो सब परेशान हो गए कि ये लोग तो हमारे साथ में नहीं थे, ये अचानक कहां से आए। और जब ये माहौल तैयार हो गया तो राहुल गांधी जी ने देखा कि ये तो हमारा मुद्दा, ये तो आम आदमी पार्टी उठा करके ले जा रही है। तो उन्होंने दूसरी जगह पर धरना दिया। और एक व्यक्ति और है जी, उन्होंने वो पार्लियामेंट में ही चादर बिछा करके जो है लेटे हुए, वो अपना अलग वो धरना दे रहे हैं। हर एक व्यक्ति इस विषय पर राजनीति करना चाह रहा है। और वहां पर जो लोग गुंडाई कर रहे हैं, जिस तरीके से ईंट पत्थर चला रहे शांत प्रकाश जी, उसमें जो मैं बार बार एक बात कहता हूं कि ये राजनीतिक पार्टियां अगर राजनीति नहीं करेंगी तो क्या रामधुन गाएंगी? ये सारी राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने के लिए ही हैं, रामधुन गाने के लिए नहीं है। बिल्कुल 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 ठीक बात है। मगर जो अराजक तत्व वहां पर पहुंचे, उन्होंने उन बच्चों के लिए खतरा पैदा कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियों की तोड़फोड़, जिस तरीके से पथराव पुलिस के ऊपर करना, उस कारण से और जो जिस बच्चे तरीके से पुलिस ने, वहां सुन पर लीजिए धरना पर बैठे थे, जादव जी, उनके जिस लिए तरीके परेशान से पुलिस ने बैलेट गन का इस्तेमाल किया, 100 गोलियां उसकी दागी और घायल लोग हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। जेपी नड्डा उनसे मिल करके भी आए, हालचाल पूछ के आए। और इलेक्ट्रिक डंडे का इस्तेमाल किया गया, जो कि आतंकवादियों के ऊपर किया जाता है। इसको कितना उचित बताएंगे आप? नहीं, मुझे इस चीज के बारे में आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक गन है वो, जब वो और ये जो पैलेट गन वहां पर इस्तेमाल हुई है। मुझे तो ये है कि इस प्रकार का कहीं देखने को नहीं मिल रहा। हम तो ये देख रहे हैं कि जो पथराव कर रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज जरूर हुआ है, मगर पैलेट गन का जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल नहीं। मैंने आज सुना इसी चैनल पर, आपके चैनल पर जी। और आप अगर उसको जेपी नड्डा साहब मिल के आए हैं कि उसकी गारंटी लेते हैं, जिसके ये गोलियां लगी हैं, जेपी नड्डा साहब कल रात में उनसे मिल करके आए। आप पूछ लीजिएगा, आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता हैं, आ रहे हैं आपके पास में। अहिर जी के पास चलते हैं। राकेश अहिर जी, एक तो आपस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सरफड़ोबल चल रहा है। आपके नेता भी कह रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिल गई है। लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप लगा दिया कि भाई आप दोनों को मौका दे रहे हैं बोलने के लिए, हमें बोलने के लिए नहीं दे रहे। क्या यूपी का चुनाव सामने दिखाई दे रहा है क्या? देखिए प्रदीप जी, मैं सही आपकी बात को मैं इस बात से जोड़ना चाहता हूं जी कि पार्टियों का स्वार्थ अलग अलग हो सकता है, मगर इस देश का मुद्दा सिर्फ नौजवानों का है। और नौजवानों का जो मुद्दा है वो उनकी आड़ में राजनीति करना है। राजनीति कोई नहीं कर रहा। आप बताइए कि हमारे दल के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव एक बार भी राजनीतिक रूप से कोई ऐसे काम नहीं किया। मगर हाँ, ये विपक्ष में होने के नाते हमारी भी उतनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि छात्रों के हक, अधिकार, हकूक की लड़ाई लड़ना। और हम लोग लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। आप सोचिए कि अभी जाटव साहब को तो यही नहीं पता कि किस तरीके से बर्बरता हुई बच्चों पे। ये तो सिर्फ फर्जी जो है ऐसे वीडियो दिखा रहे थे आपके चैनल पे, मगर इनको अभी यही नहीं पता हुआ कि किस गन से कितने लोगों से क्या आपको ये पता है? अहिर साहब, क्या राकेश जी आपको क्या ये पता है कि एक आरपीएफ के कर्मी को लिंचिंग तक करने की कोशिश की गई? इसको कितना उचित बताएंगे? देखिए, ये उचित हम तो कह रहे हैं कि दंगा के रूप देने वाला भारतीय जनता पार्टी के पुलिस है। अगर शांति प्रिय जब प्रदर्शन चल रहा तो उस पर लाठी बरसाने की क्या औचित है? जहां धरना शांति प्रिय है तो उस पर अगर आप लाठी बरसाएंगे तो फिर माहौल तो बिगड़ेगा। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी उससे पाकिस्तान से जोड़ दें। पत्थरबाज कहां से आ गए थे? उनके हाथों में पत्थर कहां से आ गए थे राकेश जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें घुस के पत्थरबाजी करते हैं। आप सोचिए कि दिल्ली में कौन सा ऐसा छात्र नौजवान है जो पत्थर लेकर जाएगा? यादव साहब अपने वो वीडियो दिखा रहे हैं। कौन लोग पत्थर लेके जाएंगे हाथ में? आप बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अपने लोगों को उसमें भीड़ का हिस्सा बना के पत्थर चलवाते हैं, जिससे माहौल खराब हो। ठीक है, प्रोटेस्ट जो है कलंकित हो जाए। आप आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां जाकर के पत्थर चला रहे हैं, और दूसरे लोग आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी पुलिस वाले वहां पहुंच गए,
बिना वर्दी के, और फिर वो आपस वो लाठीचार्ज करने की उनको कैसे ये इतनी इजाज़त दी गई। हम जरा रतन मणि लाल जी के पास चलते हैं, उनके पास उनसे समझते हैं। सर, दो चीज़ें समझना है दोनों तरफ से। एक तो क्रेडिट लेने की बात चल रही है, आपने कहा सीजेपी का धरना चल रहा था, बाद में निकल के आया कि आम आदमी पार्टी उसके पीछे है, आम आदमी पार्टी उसको पूरा क्रेडिट लेना चाह रही थी। लेकिन राहुल गांधी को क्या ये समझ में आ गया कि ये मुद्दा पूरा अगर आम आदमी पार्टी ले जाएगी तो वो पीछे रह जाएंगे? क्या यही कारण था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के पास धरने का ऐलान किया और धरने पर बैठे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है और मुझे लगता है इस पे कोई सवाल भी नहीं उठना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से अपने आप को इस मुद्दे से और इस सीजेपी के आंदोलन से अलग रखा था। इसमें कोई, मुझे लगता है किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात काफी बार रिपोर्ट भी हो चुकी है। हाँ, केवल आम आदमी पार्टी की ओर से इस पूरे आंदोलन को सबसे पहले समर्थन दिया गया था, जो कि मीडिया में रिपोर्ट भी किया गया। और रात के जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर का जो धरना है, वहां पर अपीयर होने से पहले राहुल गांधी जी अभी तक पब्लिकली इस मुद्दे पे ना कुछ बोल रहे थे, क्योंकि वो विदेश गए हुए थे या कहीं बाहर गए हुए थे, और वो इस मुद्दे पर सामने नहीं आए थे। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि ये आंदोलन अपनी गति से थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी के और तमाम सारे अन्य संगठनों के सपोर्ट से यहाँ तक जब पहुंच गया कि एक टकराव की स्थिति जब पैदा हो गई, तो हम सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अचानक से राहुल गांधी जी और कांग्रेस के तमाम नेता पीएम आवास तक कैसे पहुंच के धरने पे बैठ गए। और पहले वहां पे जो शुरू की नारेबाजी थी टीवी पे, प्रदीप जी आपने भी देखी होगी, वो यही था, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। अगर आपको याद है तो लगातार ये नारे कर रहे थे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। तो मुझे लगता है कि अगर ये मुद्दा एक नीट को लेकर और छात्रों के भविष्य को लेकर है, तो इसका सलूशन केवल उसी इशू पे निकाला जाना चाहिए कि आइंदा किसी भी परीक्षा में इस तरह की गड़बड़ी नहीं होगी और हर परीक्षा एक सुचारू रूप से और ट्रांसपेरेंट तरीके से की जाएगी। इसका नतीजा परीक्षा तो एक बहाना है। इसके चलते अगर मंत्री का इस्तीफा जरूरी हो तो इस्तीफा एक अलग इशू है जो कि लिया जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है सरकार को इस पे सीजेपी के प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक दल से। बिल्कुल ठीक बात। आपसे दो चीज और समझना चाहेंगे। आ रहा हूँ संजीव जी, आपके पास में आता हूँ। बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उनको सुन लीजिए, आप लोगों के काम भी आएगा। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना ये दोनों क्रेडिट लेना चाहते हैं? और क्योंकि पंजाब का चुनाव सामने है, उधर अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग क्रेडिट लेना चाहते हैं क्योंकि यूपी में चुनाव है। देखिए, ये बात मुझसे या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से छिपी हुई नहीं है कि 6 महीने के अंदर जहां जहां चुनाव होने वाले हैं उसके लिए माहौल ऑलरेडी उन राज्यों में बनना शुरू हो गया है। उसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, और इन तीनों राज्यों में, या हम केवल उत्तर प्रदेश और पंजाब की ही बात करें, तो इन दोनों राज्यों में जिस तरह का चुनाव प्रचार होगा आज से कुछ महीने बाद, और उसमें जो जो मुद्दे उठाए जाएंगे उनकी तैयारी अभी से ही होती है। ये कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमेशा होता है कि 6 महीने बाद आने वाले चुनाव के लिए तैयारियां अभी से शुरू हो जाती हैं। और अगर उसको ध्यान में रख के कोई कार्यक्रम आज की तारीख में चल रहा है तो इस पे कम से कम मुझे कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य नहीं है। लेकिन अखिलेश जी ने जिस तरीके से सदन के अंदर कहा कि लोकसभा अध्यक्ष से कि आपने कांग्रेस को और भाजपा को बोलने का मौका दिया, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, दोनों क्या मिले हुए हैं क्या? ये आरोप, मतलब आप एक गठबंधन में भी हैं और आरोप भी लगा रहे हैं, यानी क्रेडिट भी लेना चाहते हैं सब लोग। ये बात बिल्कुल सही है प्रदीप जी। मैं बस जल्दी में कह देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन की बातें काफी आगे तक बढ़ चुकी हैं, और ये कोशिश अब मुझे लगता है अगला कदम सीट शेयरिंग को लेकर होगा। तो मुझे लगता है ये कुछ दबाव की राजनीति भी हो सकती है कि किसका पलड़ा भारी रहे, किसको कौन सी सीट मिले। हालांकि ये सब राजनीतिक चर्चा है और आज के मुद्दे से इसका कोई संबंध कोई मतलब नहीं। 20 और 200 का मामला है। कांग्रेस कह रही कि 200 से कम पर लड़ेंगे नहीं और सपा कह 20 से ज्यादा देंगे नहीं। चलिए संजीव निगम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। मैंने पहले ही कहा कि जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट है रतन मणि लाल जी, इनकी सारी बातों को मैंने सराहा है। बहुत
अब बात मैं कर रहा हूं जो आपने भी कहा था कि साहब वो मूल प्रश्न तो अलग हो गया, राजनीतिक दल अपना अपना श्रेय। अरे भाई मूल प्रश्न जो है सीजेपी का है, सीजेपी की जो मांगे थी हम तो उनको असिस्ट कर रहे थे। अगर सरकार पहले आ जाती, सरकार उनकी बातों को सुन लेती, हमें जाने की वहां कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये बात ठीक है। आपने क्यों मौका दिया? शांत प्रकाश जी बताइए, क्यों मौका दिया? संजीव निगम जी कह रहे हैं कि आपने मौका क्यों दिया? आप पहले बात कर लेते तो ये नौबत ना आती और ये देश में या पूरे ये जो एक मिनट में संजीव निगम जी रुकिए आ रहा हूं। एक मिनट प्रदीप जी, सरकार की जिम्मेदारी सरकार करेगी भी नहीं, और अगर कोई मदद करने आता है तो आप मदद भी नहीं करने दोगे। कल अरविंद केजरीवाल जी ने जाके थाने थाने घूम रहे थे, हर थाने में निकलवा रहे थे कौन कौन बच्चा कहां गिरफ्तार, सबको छुड़वाया। हेल्पलाइन नंबर जी जारी किया कि किसको कोई परेशानी हो दो हम अपना वकील देंगे। तो हम मदद कर रहे हैं ना, आप ये क्यों नौबत आई? आप पहले कर लेते। ठीक है, हो गई बात आपकी। करके आप बढ़ा रहे हो जी। शांत प्रकाश जी जल्दी से बताइए कि भाई आपने मौका क्यों दिया? आप पहले जिस तरह से आपने किसानों से बात किया और किसान अपना धरना समाप्त कर दिया किसानों ने, तो आपने इन छात्रों से क्यों, युवाओं से बात क्यों नहीं किया? आपने मौका दिया और अब तो ये आपके लिए बड़ा नासूर बन गया है, पूरे देश में फैल गया ये आंदोलन। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, जम्मू कश्मीर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, सब जगह अपना आंदोलन हो रहा, महाराष्ट्र। जी बीजेपी का उन्होंने 3 दिन पहले तक किसी तरीके का कि उनकी क्या मांग है कहीं कोई लिखित में जो है सरकार तक नहीं पहुंचा। अरे मांग कर रहे थे भाई कि आप नीट पर कार्रवाई कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए। धरना दे रहा है कोई तो कौन जाएगा वहां पर? पहले आप तो लिखित में कोई अपने ज्ञापन तो देंगे। तो लिखित में आप ज्ञापन मांगेंगे ना? अब जब सदन शुरू हुआ तब आप लिखित में ज्ञापन मांग रहे हैं, तब आप उनको इनवाइट कर रहे हैं। ज्ञापन होने के बाद में ही जाया जाएगा। दूसरा ये बोल रहे हम असिस्ट कर रहे थे, ऐसे असिस्ट कर रहे हैं। आप जिस दिन वहां पर बैठे वो लोग सीजेपी के, आपने ऐसा सिस्टम असिस्ट किया कि जो है ना 20 तारीख के आसपास जल्दी से एक सेंटेंस में बता दीजिए, समय का अभाव है। शांत प्रकाश जी फिर आखिरी सवाल है, ये पूरा मामला शांत कैसे होगा? एक लाइन में। शांत तो बिल्कुल है। मैं तो समझता हूँ कि विपक्ष को जो है सदन में बात करना चाहिए और जो भी कुछ इनके प्रश्न हैं उसको वहां पर उठाएं और उसके जवाब जो है आवाज मिल रही है और क्या आगे कार्रवाई करने उस पर भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए शैलेंद्र जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, जल्दी से हम कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलते हैं। प्रवेश सिंह जी एक लाइन में, ये गतिरोध कैसे खत्म होगा, कैसे चलेगा मामला आगे? आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए प्रवेश सिंह जी। सॉरी, ये गतिरोध सिर्फ एक ही तरीके से, 2 इस्तीफे लगेंगे और एक माफीनामा लगेगा, तभी ये गतिरोध खत्म होगा। चलिए और कोई रास्ता नहीं है। गलती हुई है, बच्चों पे अत्याचार हुआ है, लाठी डंडे बरसाए गए हैं, ठीक है, बहुत गलत हुआ है, गलत हुआ। राकेश कभी नहीं पता। राकेश अहिर जी ये पटाक्षेप कैसे होगा इस पूरे नाटक का? देखिए, छात्रों के हित की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी माफी मांगे देश के सामने आकर, और शिक्षा मंत्री जी का तत्काल प्रभाव से इस्तीफा ले जी, और उसके बाद जो है एक टीम ऐसी बनाए जिससे परीक्षा आने वाले समय में लीक ना हो और उनके भविष्य बेहतर रहे नौजवानों के। ठीक है, संजीव निगम जी कैसे सिमटे का मामला हो गया? अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं लिया जाता तो प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगा जाएगा और जोर शोर से मांगा जाएगा। अब समय रहते हुए अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग ऐसे ही नौजवानों को भटकने नहीं देंगे। 10-12 साल की सरकार 12 साल की हो गई, आपने किसी एक आदमी को जेल नहीं भेजा, आपने कोई तरीका ढूंढा नहीं है इससे निपटने के लिए। आप जानबूझ के चाहते हो आदमी को तो जेल भेजा ना, केजरीवाल जी को तो जेल भेजा ना, ठीक है। रतन मनी लाल जी के पास झूठ और गलत आरोप लगाए थे जी, किसी आरोप कोई लगा, कोई साबित हुआ? दिल्ली की सीबीआई अदालत ने तो उन्हें प्रूफ कर दिया। अभी केस चल रहा है, कहीं कोई आरोप। ठीक है संजीव जी आपकी बात समाप्त हो गई, समय का अभाव है मेरे पास। रतन मनी लाल जी के पास चलते। सर जल्दी से बता दीजिए, आपको लगता है कि कैसे ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? और स्टेक तो सभी लोग लेंगे, राजनीति की पार्टियां राजनीति कर ही रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये संसद का शीतकालीन सत्र चल पाएगा? देखिए मुझे लगता है इसका एकमात्र हल यही है
इस सीजेपी के नेतृत्व से केंद्रीय सरकार को डायरेक्टली बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि वे बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो जेपी नड्डा साहब के घर नहीं जाएंगे, किसी थर्ड वेन्यू पे बात हो। तो सरकार को इसके लिए तैयार होकर जंतर मंतर के पास ही किसी जगह पे उनसे बात करनी चाहिए। और जहां तक हो सके, चूंकि ये आंदोलन सीजेपी ने शुरू किया था, इसीलिए सीजेपी के साथ मिलके ही इसकी समाप्ति होगी। राजनीतिक दलों को बाद में जुड़ के इसमें अपने मुद्दे जोड़ने से कोई हल नहीं निकलेगा। एक और सवाल है सर, एक आखिरी सवाल है आपसे, वो पूरी होनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्या आपको लगता है कि अब ये आंदोलन जो पूरे देश में स्वतः स्फूर्ति से फैल रहा है, ये सरकार के गले की हड्डी बन गया है? देखिए, सरकार के लिए कठिन समय तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, गले की हड्डी भी बन सकता है। अगर आज रात तक या कल सवेरे तक अगर इसमें बातचीत करके और आंदोलन को रोकने की स्थिति नहीं पैदा हुई, तो सरकार के लिए आगे आने वाले 2-3 दिन बहुत मुश्किल भरे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, गंभीर बात करने के लिए। तो ये ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मतलब धर्मेंद्र प्रधान का ना इस्तीफा होगा, क्योंकि ये सरकार इस्तीफे पर विश्वास नहीं करती है, और ना राधा नाचेगी, यानी कि संसद नहीं चलेगी। मानसून सत्र क्या यूं ही आंदोलन की भेंट चढ़ जाएगा, हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, ये आज अपने आप में बड़ा सवाल है। गतिरोध टूटेगा नहीं, क्योंकि इस्तीफा ही समाधान है। कह रहे पूरा विपक्ष एक स्वर से मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और बिना उनके इस्तीफे के ये अब चर्चा आगे नहीं चलेगी। साथ में अब 2 डिमांड और जोड़ दिए राहुल गांधी जी ने कि पहले जो प्रधानमंत्री जी छात्रों से माफ़ी मांगे, और साथ ही साथ में जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है उनको भी अकाउंटेबल बनाया जाए, और उनको पनिशमेंट दिया जाए। लेकिन सरकार क्या ये बात मानेगी? क्या विपक्ष सरकार की बात मानेगा? क्या यह गतिरोध टूटेगा? ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए प्रधानमंत्री के आवास पर। नहीं, हम लोगों ने भी आज तय किया है कि आज यहाँ पर उनका स्वागत भी करेंगे ठीक से, आज तबीयत से इलाज भी करेंगे उनको, और यहाँ से सीधा करके उनको भेजेंगे। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है।